जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो? सब ठीक हो? सबने खाना खाना खा लिया स्कूल से आके? चलो ठीक है, तो आज हम थोड़ी हटके बातें करते हैं। क्या आपको पता है कल क्या था? मतलब कि 8 अक्टूबर को क्या था? पता है किसी को? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, बताओ मुझे क्या था। और नहीं पता तो सुनो, कल था एयरफोर्स डे। पता है आपको? आज आपको एक नई बात पता लगी है। इसको अपने एक स्पेशल नोटबुक बना लो, उसमें लिख लो। डेली टू डेली आपको ऐसी नई नई ताजा खबरें और नए नए जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपकी जीके बढ़ जाएगी और फिजिक्स के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ हमने पढ़ी, उसकी फॉर्मूला पढ़ लिया था, कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। हमने वेरिफिकेशन कर ली थी। क्या होता है, मतलब कि वेरिफिकेशन किसकी की थी? न्यूटन थर्ड लॉ की। वेक्टर फॉर्म में किसकी? कूलम्स लॉ के थ्रू। और थर्ड किया था हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम किसी भी मीडियम के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स को रख देंगे तो उससे उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, हमने ये चीजें पढ़ी थी। और उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो मैं आपको तीन छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो कि कूलम्स लॉ के ऊपर वैलिड है और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब बातें एयरफोर्स, एनडीए, नेवी और काफी एग्जाम से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? पहली चीज है ये कि कूलम्स लॉ, एक 1 मिनट, कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी जो अमाउंट के अंदर होंगे उनके ऊपर पॉइंट लॉ लगेगा, वो अप्लीकेबल होगा। ठीक है, सेकंड बात क्या है कि कूलम्स लॉ ये लॉ है ना, ये लॉ, इसकी रेंज है, फिक्स है, ये इससे इसके बीच में ही लगेगा। वो कितनी है कि कोई भी एटम है उसकी रेडियस नियरली होती है, हम काउंट करते हैं 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक। सर 10⁻15 ही क्यों? समझ, पता है आपको क्यों? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालो क्यों है 10⁻15, उससे ज्यादा या उससे कम क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है कि इससे जब और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो वहां पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर। समझे? इसलिए उस टाइम के ऊपर ये ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इसकी ज्यादा प्रेफरेंस होती है एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डन डन। तो आपको पता लग गया होगा 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट बताता हूं, एक मिनट। थर्ड पॉइंट है कूलम्स लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब कोई भी दो चार्जेस या ऑब्जेक्ट्स या चार्ज बॉडीज रेस्ट के ऊपर होंगी। अगर वो मूव कर रही हैं तो उसके ऊपर कूलम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। कूलम्स लॉ अप्लीकेबल only when charges are at a rest। तो ये 3 पॉइंट थे जो हम आपको और हमें पता होनी चाहिए कूलम्स लॉ के बारे में,
जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे इजी न्यूमेरिकल्स की, जो है ये देखिए। पहला न्यूमेरिकल है, जैसे कि अपने को 2 चार्ज दे दिए, 3 कूलम एंड 5 कूलम, ठीक है। इनकी बीच की सेपरेशन भी दे दी, कितनी है 1 मीटर। इन दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है 1 मीटर, मतलब कि R, ये है Q1, ये है Q2, ठीक है। अब पूछ ले कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, समझे। तो इसमें सिंपल क्या है, सिंपल ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, नहीं, हाँ बिल्कुल फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू, तो K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब कहीं भी किसी भी मीडियम का जिक्र ही ना हो तो इसका मतलब है वो उस टाइम के ऊपर वो चार्जेस वैक्यूम में है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज रखते हैं। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, की वैल्यू हमने कल बताई थी आपको, कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो देखते हैं आगे, तो 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 1 कितना है 3, चार्ज 2 कितना है 5 कूलम अपॉन रेडियस, मतलब कि दोनों के बीच की सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है 1 मीटर, इसका स्क्वायर। देन फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो पीछे लगा दिया न्यूटन, डन डन। अब इसकी करते हैं मल्टीप्लिकेशन, 59 जा 135 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन इतना सिंपल था, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कभी नहीं आते, ये बस आपको बताने के लिए ये अप्लाई कैसे होगा इसलिए था। तो न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आते हैं, तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो चलते हैं हम उन क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, चलो पढ़ते हैं। ए पिटबॉल ए, यहाँ पे ए है वो एक है, मतलब कि एक पिटबॉल, और यहाँ पे जो ये ए है ये बता रहा है कि इस बॉल का नाम है ए, ठीक है। आगे, ऑफ 8 ग्राम कैरी चार्ज 5 into 10⁻⁸ कूलम, what is the magnitude of charge that makes ball A stationary in vertical direction having distance 5 cm between them? Let's make it a diagram, उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायग्राम, ये है बॉल A, इसका मास है 8 ग्राम। एक बॉल अज्यूम करते हैं सेकंड बॉल है जो कि इसको स्टेशनरी रखेगी, वो है B, उसके ऊपर मास वगैरह कुछ नहीं बता रखा, पर इसका लेट अज्यूम चार्ज है Q, और इन दोनों के बीच की सेपरेशन है वो कितनी है, लेट अज्यूम ये सेंटर से है तो कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोई अप्रोच है नहीं है तो इसका आंसर सबसे पहले जो बताएगा उसका नाम कल वीडियो के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा। तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, ये क्वेश्चन कराने से पहले, वो अगर आपको समझ में आ गई ये क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे। देखो ये डस्टर है डस्टर, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ हवा में, ऐसे बिना मेरे हाथ के सहारे के, तो नीचे पड़ जाता है, गिर जाता है ना, किस लिए होता है, इसके वेट के कारण, और वेट mg लगता है। तो ये भी बॉल है, ये वेट लगा रही होगी नीचे ग्रेविटी के कारण, mg लगा रही है। अब भैया दोनों चार्ज है तो फोर्स तो लगाएंगे,
अगर सोचो, एक बात सोचने की है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और हम दूसरा चार्ज का हमें नहीं पता वो पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर हम उसको नेगेटिव कर लेंगे तो ये तो और ज्यादा इसको अपनी तरफ नीचे बुलाएगी ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये स्टेशनरी कहाँ पे रहेगी? रहेगी नहीं रहेगी। इसको स्टेशनरी रखने के लिए दोनों बॉल्स का चार्ज सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर पॉजिटिव है ऊपर वाली बॉल का चार्ज तो नीचे वाली का भी पॉजिटिव ही रहेगा, तभी ये स्टेशनरी रहेगी। क्योंकि इसके अंदर जो रिपल्सन लगेगा ऊपर की तरफ, वही इसको स्टेशनरी रहने में हेल्प करेगा, समझे? तो अगर इसको बैलेंस करेगा तभी, जब नीचे वाला फोर्स मतलब कि जो वेट के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा किसके? रिपल्सिव फोर्स के, तभी ये हवा के अंदर बैलेंस रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। तो मैं सिंपली इन दोनों को फोर्सेस को इक्वल कर देता हूँ। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वो रिपल्सन का भी हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो जो होगा कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, वो कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और वेट है, वेट कितना फोर्स लगाएंगे? ये mg, इक्वल होगा mg के। डन, ठीक है? ठीक है। अब हमें पहला चार्ज दे रखा है ए बोल का, गिवन है, तो हम k की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁹ याद कर लो इसे, मैं कब तक बताऊंगा? अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि बिना बताए ही लिख दूं, नोट डाउन कर दूं, ठीक है? 9 इंटू 10⁹। फर्स्ट चार्ज Q1 चार्ज लेट अज्यूम A है, तो उसका चार्ज कितना होगा? 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ठीक है? अब जो नेक्स्ट चार्ज है Q2, उसका अमाउंट तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं Q। देन ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? अज्यूम कर सकते हैं। पर रेडियस, डिस्टेंस, सेपरेशन किसके अंदर है? सेंटीमीटर। आपने पढ़ा तो होगा ही, जब कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो सभी यूनिट्स सेम डायमेंशंस में होनी चाहिए, मतलब कि सेम यूनिट सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो ये सेंटीमीटर में है, जो हमारा कूलम है ये SI यूनिट में है, वो CGS में है, तो सभी को CGS में कर लो या फिर SI में कर लो। तो मैं इसको SI में कर लेता हूँ। तो जब 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 5 इंटू 10⁻², ठीक है? और इसका स्क्वायर है, तो हम इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है? अब आगे मास है। अब मास भी ग्राम में है, मास SI यूनिट में kg में होता है। तो अगर हम इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 8 इंटू 10⁻³ और ग्रेविटी कितना होता है? 10 ले लेते हैं, होती 9.8 है, पर हम 10 लेंगे यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है? डन। अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ये बात मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है? इसका आंसर कितना होगा? टेल मी इन कमेंट। अगला क्वेश्चन है ये, चलो पढ़ते हैं इसको। 2 particles each having 5 gram mass and charge 10⁻⁷ coulomb stay in limiting horizontal table with 10 cm separation. Find coefficient of friction when they are in equilibrium. तो सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। हॉरिजॉन्टल सरफेस दे रखी, मतलब हॉरिजॉन्टल टेबल, पहला चार्ज, सेकंड चार्ज, दोनों के ऊपर सेम चार्ज अमाउंट है 10⁻⁷ 10⁻⁷ सेम कूलम, ठीक है? इन दोनों के बीच की सेपरेशन दी हुई है हमें, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इनका वेट भी पता है, मतलब कि मास 7 ग्राम।
तो ये इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे? देखिए, देखो दोनों चार्जेस के ऊपर सेम टाइप ऑफ फोर्स, मतलब कि सेम टाइप का चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये जाएगा इधर। कैसे जाएगा? दूर दूर। पर ये जा नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इन्हें जाने से रोक रहा है। ये यहाँ पे जाना चाह रहा है तो इसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ये इधर जाना चाह रहा है तो इसके इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। समझे? तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है? ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिस किसी ने भी 11th क्लास अच्छे से पढ़ी है उसको पता होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल होता है। ये वेरी कहाँ तक करता है? 0 से इसकी लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तक। स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 न्यूटन से लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां तक वेरी करता है। ठीक है, हमारे पास इसके बीच का यहां से यहां तक का कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम पता लगा सके कि ये कितना है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जितना ये आएगा उसी से हमें पता लग जाएगा। तो लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन है वही इसको रोके रखने का काम करता है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ लिमिटिंग का, ये फोर्स इक्वल होगा किसके? एफ रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इन दोनों के फॉर्मूलास पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका होता है म्यू इनटू में एम जी। ये क्या है? क्या ये है, देखो ये एम जी नीचे लगता है, पर इसका जो अपोजिट फोर्स है, जो इसका रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर। तो ये यहाँ पे होता है ना, ये हमेशा रिएक्शन फोर्स होता है जो कि वर्टिकली लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो हम वो लिखते हैं। तो ये इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला पता ही है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें गिवन है, ये हमें पता ही होता है, और ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। और कहाँ पे है दूसरा? 10 सेंटीमीटर, ये रहा गिवन है। तो ओनली वैल्यूज पुट करनी है, सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा और वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सुनो समझो और फिर करो। एक चार्ज है Q, उसकी अमाउंट है 4। फर्स्ट Q1 चार्ज। दूसरा चार्ज है Q2, उसकी चार्ज की अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है 8। एक थर्ड चार्ज है, वो है क्या? थर्ड चार्ज है Q3, उसके ऊपर चार्ज है 0। ठीक है, तो ये Q3 चार्ज है, सबसे पहले Q1 चार्ज के पास गया, उसके साथ हैंडशेक करके आया, हैंडशेक। तो Q3 चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा? Q3 चार्ज के ऊपर कितना चार्ज होगा? तो आपने एक चीज़ तो पढ़ी ही होगी, कोई भी चीज़ है इक्विलिब्रियम में ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कोशिश करेंगे कि हो जाए। यहाँ पे 4 चार्ज कूलम चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो ये चाहेंगे कि हाफ चार्ज दोनों में बढ़ जाए। समझ रहे हो?
तो हाफ ऑफ चार्ज, तो इसके पास 2, इसके पास कितना होगा, इसके पास भी 2 गुलाम, इसके पास 2 गुलाम, इसके पास। ठीक है, कैसे हुआ कि फर्स्ट चार्ज प्लस सेकंड चार्ज अपॉन 2, समझे। और वैसे ही ये Q3 चार्ज होने के बाद Q2 चार्ज के पास गया, Q2 एंड Q3 हैंडशेक आफ्टर गेट चार्ज। तो ये यहाँ पे 8 कूलम चार्ज, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज। अब भाई दोनों के बीच में फिर वही इक्विलिब्रियम की बात, बहसबाजी कि नहीं मेरे पास ज्यादा चार्ज है, नहीं उसके पास ज्यादा चार्ज है। तो ये इक्विलिब्रियम कोशिश करेंगे कि बन जाए। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन इक्वल करने की कोशिश करते हैं। तो करेंगे तो 10/2 = 5 कूलम। दोनों के पास, इसके पास भी 5 कूलम हो गया Q2 चार्ज के पास, Q2 न्यू कितना होगा 5 कूलम, और Q1 न्यू इसके पास होगा 2 कूलम चार्ज। तो क्वेश्चन ये है कि जो चार्ज है, वैसे पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, ये मैं बता रहा हूं कि ये चार्ज इसके थर्ड चार्ज था, इसके पास गया, उसके पास गया, और उसके बाद पूछ लिया आपसे कि ये दोनों 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखे हैं, दोनों के पास टच होने के बाद कौन कौन से चार्ज, Q1 एंड Q2, तो इनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा। तो मेन टॉपिक तो ये क्या था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब चार्ज कैसे रहेगा, एक दूसरे के पास कैसे जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 1 मीटर है, 2 है, तो Q न्यू चार्ज कितना होगा, K × 2, और Q2 5/1 का स्क्वायर, तो 9 × 10⁻⁹ × 10 = 9 × 10⁻10 न्यूटन। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, इसको नोट कर लो और इस टाइप के क्वेश्चंस को कोशिश करो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, देखिए, 2 identical spheres having charges of opposite sign attract each other with a force of 0.108 Newton when separated by 0.5 meter. Spheres are connected by a conducting wire which then removed, and thereafter they repel each other with a new force 0.036 Newton. What were the initial charges on the sphere? इस टाइप का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले कराया था, जहाँ पे वो हैंड शेक कर रहे थे। यहाँ पे हैंड शेक नहीं, वो एक वायर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जो आप करेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो जरूर करने हैं क्योंकि आपको आंसर भी बताने हैं, ठीक है। थैंक्स।